देखिए ये कुछ विद्रोह बताए गए हैं, जैसे कि गृह विभाग में भेजे गए जो रिपोर्ट थी उसमें क्या था। इस क्रम में देखिए सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार स्याही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों को बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उसके कुछ नमूने इस प्रकार है। जो विद्रोह जो किसान थे जिनका शोषण हो रहा था, तो जब उन्होंने विद्रोह किया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के जो अधिकारी थे, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने उसे कुचला और अपनी पूर्ण ताकत लगाई। उसकी कुछ रिपोर्ट यहाँ पर दर्शाई गई है। देखिए मुंबई की यहाँ पे बात करें तो क्या था मुंबई में। मुंबई इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही जो नौसैनिक है, जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही है। अब उनके जो विद्रोह थे उसका उल्लेख किया गया है, जो सामान्य जनता थी। अब देखिए कराची का हाल बताया गया है, जो 301 में विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे जो दफ्तर है सैनिक निगरानी में हैं। ये जो मुंबई और कराची, इसके बाद विशाखापट्टनम, इसमें क्या है जो शोषण हो रहा था सामान्य जनता का, उन्होंने जब विद्रोह किया तो उसका ये सब उल्लेख है। इसके बाद ही देखिए विशाखापट्टनम की जो स्थिति है वे किस प्रकार बताई गई है। विशाखापट्टनम स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड जो हैं वे तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर न आए। तो इसी का कुछ उल्लेख ही है। अब देखिए सर्वेक्षण जो था उसका महत्व क्या था। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण हो गया था। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरीके से शासन करने के लिए उसकी सही ढंग से जानकारी जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए। गाँवों में राजस्व सर्वेक्षण किया गया। राजस्व सर्वेक्षण इस गांव में इसलिए किया गया क्योंकि उनकी फसलों के अनुसार उनसे जो भी उत्पादन होता है खेतों में, गाँव में जो भी किसान उगाते थे, तो उसका जो अच्छी तरीके से उसका जो राजस्व है उन्हें अच्छे रूप में प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने सर्वेक्षण किया। इसके अलावा जो जहाँ भी जिस व्यक्ति को भी अगर अपनी ताकत बढ़ानी, अपना वर्चस्व बढ़ाना है, तो वहाँ उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ठीक ब्रिटिश सरकार यही कर रही थी, विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण करा रही थी। जैसे राजस्व सर्वेक्षण हो गया, नक्शा तैयार किया जा रहा था, और सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा स्थायी इतिहास तथा फलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी। जब 19वीं शताब्दी के आखिरी से 10 साल से जनगणना की जाने लगी, ये जो प्रक्रिया है वे आज भी उसी प्रकार बनी हुई है। हर 10 साल में अभी भी आज़ाद भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद भी अभी भी 10 वर्ष के अंतर्गत जनगणना होती है। तो वे 19वीं शताब्दी में जनगणना की जाने लगी। जनगणना की
के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति और इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण और वन सर्वेक्षण आदि इस प्रकार के कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। देखिए, वातावरण माहौल का तो सर्वेक्षण किया ही जा रहा था, इसके अलावा उसमें प्राणी सर्वेक्षण भी आ गया, जैसे वनस्पति सर्वेक्षण आ गया, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण आ गया, इसके अलावा पुरातात्विक सर्वेक्षण आ गया और मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण आ गया, इसके बाद वन सर्वेक्षण आ गया। ऐसे विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण थे। एक ये देखिए विभिन्न प्रकार का, ये एक शरीफे का पौधा है और 1770 के दशक का ये दृश्य है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पति उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय में विभिन्न पौधों के नमूनों और उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेश के बारे में क्या पता चलता है। कुछ जैसे कि अभी हमने देखा कि वनस्पति सर्वेक्षण किए जाते, तो ऐसे संग्रहालय में उन्हें इस प्रकार से मिले हैं कुछ ऐसे साक्ष्य की जो वनस्पति सर्वेक्षण से संबंधित है। और इसका ये देखिए, ये कुछ ये तस्वीर है जो कि बंगाल की ये सर्वेक्षण कार्य के दौरान बंगाल में ये चित्र उसको दर्शाता है। सर्वेक्षण काल का समय का दृश्य है ये। और अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता चलता है? रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड है। इनमें हमें यही पता चलता है कि जो सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमें हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्यवाही की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोत की तलाश में निकलते हैं तो उनकी कोई भी कमी नहीं रही, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढा जाना मुश्किल साबित होगा। इस लिहाजा से लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्रियों के स्मरण को महत्वपूर्ण, लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक और पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई की जो तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और जो भिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी, नेता और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा और कवियों और जो उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़े लिखे थे, अर्थात वो पढ़ना लिखना जानते थे। हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, जो खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे, आप इसके बारे में आपको पता चलता जाएगा और समझते जाएंगे। ये जो रिकॉर्ड्स की बातें हैं, ये रिकॉर्ड्स जो रखे जाते थे अभिलेखागार में,
ये एक औपचारिकताएं थी और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसर होते थे वे रखा करते थे। और उनके पास जो अभिलेखागार बनाया जाने लग गया था दफ्तरों के अलग अलग विभाग के। तो इससे सिर्फ जो उच्च वर्ग के व्यक्ति थे जिनकी शक्ति बढ़ी हुई थी उनके बारे में पता चलता है इन रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो। लेकिन कहने का तात्पर्य अंत में इन्होंने ये कहने की कोशिश करी है कि जो सामान्य लोग थे वे इस समय क्या अनुभव कर रहे थे, किस परेशानी से गुजर रहे थे, उनके ऊपर क्या तकलीफ़ें थी, वे किस किस परेशानियों का सामना कर रहे थे, इसको जानना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो सामान्य लोग थे वे एक तो पिछड़े होते थे क्योंकि वो कमज़ोर श्रेणी में आते थे और अशिक्षित होने के कारण उनकी जो भी आर्थिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी और इसके अलावा जो अधिक समाज में जो उतार चढ़ाव था उसके बारे में थोड़ा जानना मुश्किल है। फिर भी बहुत से जो भी इतिहासकार हैं उन्होंने इस चीज़ को निकालने के लिए रिकॉर्ड्स के अलावा जो अभिलेखागार में रखे गए रिपोर्ट हैं और जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उसको छोड़कर उस तीर्थयात्री जो आए उनके जो स्मरण थे, उनकी जो आत्मकथाएं थी, इसके अलावा लोकप्रिय पुस्तकें थी और इसके अलावा जो उपन्यास वगैरह थे उन सब के माध्यम से कुछ जानने का प्रयास किया है। लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से उसे जानना थोड़ा मुश्किल है। तो फिर आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।